वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें देखना है कि जो बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप है इसका क्या फंक्शन होगा। तो बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है रेजोनेंस में, जिसके कारण इस कार्बन पे बनेगा निगेटिव चार्ज, रिंग के कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें दे देना है डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर डोनेट किया प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस प्रोसेस से हम देख रहे हैं कि ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज बन रहा है, इसलिए इस निगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के कंबाइन हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है। इसलिए जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप हो गया हमारा कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करने के बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हो जाएगा फास्ट। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा, और ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो ओरिएंटेशन देता है वो हो गया हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिला है। अब हमें देखेंगे कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है दैट इज NO2 प्लस, और ये NO2 प्लस इसके ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आकर के अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हो गया OH और ये NO2 ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और ये जो पैरानाइट्रोफेनॉल है इसका दो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन करेगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो इस दोनों के प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है इज स्टीम वोलाटाइल। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल। और रीजन होगा इसका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो पैरानाइट्रोफेनॉल है इट इज लेस वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल। और इसका रीजन होगा कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दो पैरानाइट्रोफेनॉल लेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा। इसका जो वोलेटिलिटी है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टीम वोलाटाइल है। तो एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि आउट ऑफ orthonitrophenol and paranitrophenol which one is having less volatile nature, तो आंसर होगा पैरानाइट्रोफेनॉल। और उसका रीजन यहाँ पे दिया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आउट ऑफ दीज टू आइसोमर्स ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल विच वन इज स्टीम वोलाटाइल, तो उसका आंसर होगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, रीजन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम
यहाँ पे रिएजेंट अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि जो OH ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन रखेगा ऑर्थो एंड पैरा। और चूंकि ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है इसलिए हमें लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता हुआ मिलेगा NO2 प्लस। और इस मॉलिक्यूल में, फेनॉल मॉलिक्यूल में जितना भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ये सब का सब ऑक्युपाई हो जाएगा। ये पूरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से हमें जो फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो गया IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, और कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। तो अगर हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, ताकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और हमें हायर कंसंट्रेशन मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और ये हायर कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोफाइल का वो हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करके पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है प्रीवियस रिएक्शन के, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और OH ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट किया। रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब हुआ कि रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीजेज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग में इंक्रीज हो जाए तो EAS रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हेलोजिनेशन। यहाँ पर भी जो रिएक्शन ऑपरेट होगा, जो मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और OH ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये रिंग को करेगा एक्टिवेट। रिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाने से EAS रिएक्शन जो है वो हो जाता है हमारा फास्ट। और यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट दिया है दैट इज Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। जो CH2 है ये सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो Br2 इन CH2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा प्रोड्यूस किया, कौन सा, Br प्लस। और ये Br प्लस जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे एज वेल एज पैरा पोजीशन पे आकर के सब्सटीट्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के बीच का जो सेपरेशन है ये लार्ज है। और सेपरेशन लार्ज होने के कारण जो स्टेरिक रिपल्सन है या जो ग्रुप रिपल्सन है वो कम हो जाएगा और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे दोनों ग्रुप के बीच में क्लोजनेस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पैरा के रेस्पेक्ट में जो स्टेरिक रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हुआ, ये कम स्टेबल होने के कारण माइनर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा स्टेबल होने के कारण मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद हम अगर हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के साथ फेनॉल को रिएक्ट कराएं तब क्या होगा। तो यहाँ से भी जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा दैट इज Br प्लस, ये हो गया हमारा इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर भी जो रिएक्शन ऑपरेट होगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा। और रिंग एक्टिवेट हो जाने से जो EAS रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हाइयर कंसंट्रेशन होने के कारण इस फेनॉल का जो ऑर्थो पोजीशन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है और पैरा पोजीशन भी सब्स्टिट्यूट होगा। और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये जितना रिएक्शन अभी हम डिस्कस किए उसमें कॉमन मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है, दैट मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद है हमारा कोलवेज रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेनॉल का, जिसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कौन सा, सैलिसिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम NCERT बुक। तो इसका मैकेनिज्म होगा पहले कैसे,
तो ये जो फेनॉल है इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है और ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन। ये फेनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मिलता है हमें फेनॉक्साइड आयन O माइनस और इसका काउंटर आयन Na प्लस। अब ये जो फेनॉक्साइड आयन है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा ऐसा। ये हो गया हमारा फेनॉक्साइड आयन O माइनस प्लस CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस रहेगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन पे बनेगा डेल्टा माइनस और कार्बन पे बन गया डेल्टा प्लस चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो डेल्टा प्लस के चार्ज के साथ प्रेजेंट है, देयरफॉर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कैसे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को डोनेट कराएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो वीक पाई बॉन्ड है उसका हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का पोजीशन है उसको मेंशन कर देंगे ऐसा, और पाई बॉन्ड के पोजीशन को मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई बॉन्ड, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। अब इसमें जो ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन से हम H प्लस को डोनेट करेंगे। तो H प्लस का अगर रिमूवल हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में आके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये पाई बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पे चला जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये हो गया फिर से सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन होगा, ये जो H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ उस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा कौन, O माइनस। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें मिला कौन सा, रिंग में पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, ये बन गया OH। फिर से यहाँ पे रिएक्शन में दिया है कि आफ्टर रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड हमें H प्लस को ट्रीट कराना है। तो ये जो H प्लस दिया है सेकेंड रिएजेंट, उस H प्लस को ये O माइनस एक्सेप्ट करेगा और फाइनल मॉलिक्यूल जो हमें मिला इस रिएक्शन का वो बेंजीन रिंग, यहाँ पे बन जाएगा फिर से OH और ये हो गया हमारा COOH। यही है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो हमारा मेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन, इट इज नेम रिएक्शन, जिसमें हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा, सैलिसल डिहाइड। इसके लिए क्या किया गया, फेनॉल को रिएक्ट कराया गया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन का इनिशिएशन कैसे होगा, कैसे हम इस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो CHCl3 का स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख ले CH और 3 क्लोरीन एटम ClClCl,
ये पहले रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, मतलब एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा, प्लस ये कार्बन पे बना निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम। ये जो क्लोरीन एटम है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG। माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बाइन आयन को स्टेबल कर रहा है, इसलिए क्लोरोफॉर्म H प्लस को डोनेट करेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक क्लोरीन जो है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा, -Cl माइनस। तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, स्पीसीज Cl और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस केस में हमें जो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिला, इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन का नेचर कैसा है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज डाई वैलेंट। और ये कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हमें क्या करना है, तो रिंग के साथ सब्सटीट्यूट कराना है। और दूसरा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और ये मॉलिक्यूल है फेनॉल, तो फेनॉल के पास एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसलिए पहले ये भी एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के और अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, फेनॉक्साइड आयन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे जो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन बना, उसके बाद हम फेनॉल को कन्वर्ट करेंगे फेनॉक्साइड मॉलिक्यूल में। तो ये हो गया फेनॉल, ये रिएक्ट करा OH माइनस के साथ, ये H प्लस लिया और बनाया क्या, फेनॉक्साइड आयन, O माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, फेनॉक्साइड आयन। अब हमें देखना है कि इस फेनॉक्साइड आयन को रिएक्ट कराना है किसके साथ, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। तो फेनॉक्साइड को अगर हम डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं CCl2 के साथ, तो कैसा प्रोसेस होगा, तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना है, निगेटिव चार्ज को डोनेट करना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा कार्बन को। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिला, तो ये बेंजीन रिंग, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा Cl2, कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे बनेगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन एटम, और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड का पोजीशन। उसके बाद क्या करना है हमें, इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में रिमूव कर देना है, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रिंग में, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। तो जो नेक्स्ट स्पीसीज हमें मिला दैट इज, ये रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर किया, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, CHCl2, मतलब यहाँ से जो H प्लस रिमूव हुआ उसको ये C माइनस एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको OH माइनस के साथ ट्रीट कराना है। OH माइनस के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो क्लोरीन जो है वो रिप्लेस होगा OH ग्रुप से। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कार्बन sp3 है और ये अटैच है sp2 कार्बन से। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो कार्बन है वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और Cl माइनस को यहाँ से रिमूव करेगा, मतलब दोनों क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो दोनों क्लोरीन के सब्सटीट्यूशन के बाद हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिला दैट इज ये बेंजीन रिंग O माइनस, और यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये OH, और एक और OH ग्रुप आ गया। अब इस मॉलिक्यूल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है,
उसके कारण इस कार्बन का जो स्टेबिलिटी है, ये बॉन्ड का जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि हमें ये जो ऑक्सीजन एटम है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से ये OH माइनस रिमूव होगा, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो प्लस चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए स्टेबल होने के लिए H प्लस को रिमूव करेगा। तो यहाँ से जो OH माइनस निकला वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्पीसीज हमें कौन सा मिला, तो ये बेंजीन रिंग O माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और इसको फर्दर हमें रिएक्ट करा देना है किसके साथ, H प्लस के साथ। इसको रिएक्ट कराना है हमें H प्लस के साथ। H प्लस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो O माइनस H प्लस लेकर के OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये O माइनस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट किया, और फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलना है वो हो गया OH, और यहाँ पे CHO, दैट इज सैलिसल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज का। फिर से हम एक बार इसका जो रिकैप है वो हम आपको दे दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करा करके और एक इंटरमीडिएट दे दिया डाइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे फेनॉक्साइड के साथ रिएक्ट करके और सब्स्टिट्यूट हुआ। उसके बाद H प्लस के रिमूवल के बाद ये निगेटिवली चार्ज कार्बन H प्लस को लेकर के CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है ये दो क्लोरीन एटम के साथ कनेक्टेड है और रिंग के sp2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये दोनों क्लोरीन एटम और ये sp2 कार्बन मिल करके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेता है। इसलिए जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और 1 by 1 दोनों Cl ग्रुप जो है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो जाता है, और ये कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप आया। 2 OH ग्रुप आ जाने से ये स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का कम हुआ, इसलिए यहाँ से वाटर का होता है रिमूवल। यहाँ से जो मॉलिक्यूल रिमूव हुआ दैट इज वाटर। ये वाटर कैसे रिमूव हो रहा है, तो लोन पेयर डोनेट हुआ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, OH माइनस यहाँ से रिमूव हुआ, और ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो वाटर का रिमूवल हुआ, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। और लास्ट में हम इसको H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं ताकि O माइनस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करके और ये कन्वर्ट हो जाए OH ग्रुप में। तो इस तरह से हमें सैलिसल्डिहाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फेनॉल। उसके बाद है हमारा कौन सा, फेनॉल को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये सिंपल रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये जिंक पाउडर जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ZNO का फॉर्मेशन किया, और जो फेनॉल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन में। मतलब ये ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो सिंपल रिडक्शन प्रोसेस से यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें फेनॉल जो है वो एसिडिक मीडियम में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके और बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो इसका मैकेनिज्म देखें थोड़ा सा, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा है OH ग्रुप, और इसका हम कराते हैं सबसे पहले एरियल ऑक्सीडेशन। सिंपल बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और इसके साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है, और इसके पैरा पोजीशन पे भी आ गया हमारा OH ग्रुप। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड ये ब्रेक होकर के और ऑक्सीजन इसके बीच में इंजर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, OH ग्रुप में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ये टर्मिनेट होता है कहाँ पे, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड हो गया यहाँ, और ये जो OH
ये कार्बन ऑक्सीजन बीच में जो बॉन्ड है वो हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये H प्लस निकल गया तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड O। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और ऑक्सीजन का एडिशन, सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, और ये जो फाइनल मॉलिक्यूल हमें मिला इट इज बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल। तो अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन जो हम देखे दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेन स्टेप हमें क्या ध्यान में रखना है कि चाहे वो नाइट्रेशन प्रोसेस हो, हर जगह फेनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, रिंग एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, ओरिएंटेशन हो गया ऑर्थो पैरा। यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिए तब भी ओरिएंटेशन हो गया हमारा ऑर्थो पैरा। हेलोजिनेशन कर रहे हैं तब भी हमारा EAS से मैकेनिज्म हो गया, और जो ओरिएंटेशन हो गया वो भी हमारा हो गया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ब्रोमीन के साथ अगर फेनॉल ये रिएक्ट कर रहा है तभी यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस का जो ओरिएंटेशन हुआ वो भी ऑर्थो एंड पैरा। तो ये सारे रिएक्शन का अगर हम समरी देखें कि चाहे वो हमारा हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन प्रोसेस हो फेनॉल का, तो उसमें मेन पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि फेनॉल का जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये रिंग में रेजोनेंस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो उस फेनॉल में कौन से पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। तो ये एक रूल है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा। तो ये बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रख करके हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा कोल्बे रिएक्शन। इसमें फेनॉल जो है वो सबसे पहले रिएक्ट किया बेस के साथ, सोडियम फेनोक्साइड आयन का रिएक्शन हुआ, मतलब फॉर्मेशन हो गया। ये सोडियम फेनोक्साइड आयन CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। CO2 के साथ जो रिएक्शन हुआ वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पे ही बेस्ड है, और फाइनली जो है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें रिएजेंट यूज हुआ है क्लोरोफॉर्म और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म और बेस का यूज करके डाई वैलेंट डाई क्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन करना है जो है इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये जो दो क्लोरीन है इसको दो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेगा, और कार्बन के साथ जब दो OH ग्रुप आ जाता है तब ये दोनों OH ग्रुप जो है ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा, और वाटर के फॉर्म में रिमूव होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसको हम H प्लस के साथ ट्रीट कराते हैं ताकि O माइनस H प्लस को लेकर के फिर से कन्वर्ट हो जाए किसमें, OH में, मतलब हमें सैलिसल डिहाइड मॉलिक्यूल मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन है कि फेनॉल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फेनॉल चेंज हो गया किसमें, बेंजीन मॉलिक्यूल में, और साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड। और लास्ट में हमें देखना है बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन जिसमें फेनॉल रिएक्ट कर रहा है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो ये प्रोसेस जो है वो सिंपल एरियल ऑक्सीडेशन का है, जिसमें OH के पैरा पोजीशन पे C और H के बीच में ऑक्सीजन इंजर्ट हुआ, तो ये पैरा पोजीशन जो है वो OH ग्रुप ऑक्युपाई कर लिया,
उसके बाद क्या होता है कि ये OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो टर्मिनेट होकर के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आया, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर के कार्बन कार्बन के बीच में, फिर ये डिलोकलाइज होकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला कौन सा, बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल। और इस बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल में हम देख क्या रहे हैं कि ये पाई 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 कंजुगेशन है, मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था हमारा फिनॉल का। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम हर एक पॉइंट को मैकेनिस्टिकली डिस्कस किए यहाँ पे। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस रिएक्शन को बोर्ड के स्टूडेंट को या नीट और जेई के स्टूडेंट को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि मैकेनिज्म के थ्रू हर रिएक्शन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। थैंक यू।